हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, एनसीईआरटी सागर संग्रह 2026 का ये बुक है जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक वन लाइनर क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज का जो क्लास होगा, क्लास 1 होगा, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास कहलाता है, यानी इतिहास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशेष व सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्यों आदि का क्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता? इतिहास कहलाता। बीते हुए और शॉर्ट फॉर्म में बताए तो बीते हुए बात को इतिहास कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का संबंध प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। राजतरंगिणी को मानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे मानते हैं? तो राजतरंगिणी को मानते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, आहत आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों को जो अध्ययन करता था उससे क्या बोलते थे? मुद्रा शास्त्र बोलते थे। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिए, डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिए, डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और सिंपली याद करते चलिएगा, ठीक है। याद करते चलिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसके कृति है? भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? बोलिएगा, किसकी कृति है? याद रखिएगा, स्टार्ट पिगट स्टार्ट स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। याद रखिएगा। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इन टू उत्कर्ण लेखक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अभिलेख शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। आगे है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपिक विधा कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विधा कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, चेदी शासक खरवेल हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? बताइएगा। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? याद रखिएगा, बी ए स्मिथ ने, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका कार्य सीमा यानी समय सीमा रहा, और यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से आगे। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु क्या है, अपठनीय, यानी पढ़ा नहीं जा सकता।
लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और इसमें है ऐतिहासिक काल में है पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य इसमें प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, धार्मिक ग्रंथ से हम पता लगाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से हम पता लगाते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण से हम स्रोतों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1837 में ये पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णन देवप्राय वेद व्यास को मानते हैं। वेद व्यास को मानते हैं, याद रखिएगा। यानी वेद के रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्णन देवप्राय वेद व्यास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे जो देखते हैं, आगे है आपको कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो याद रखिएगा, वैश्वत मनु। वैश्वत मनु याद रखिएगा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का अभिलेख है? उल्लेख है मतलब, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का और शुंग वंश का। गुप्त वंश का समय सीमा जो रहा 320 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक। ठीक है, और शुंग वंश का जो समय सीमा रहा, कार्य अवधि रहा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, यह देखिएगा, मौर्य वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका, चलिए मत्स्य पुराण यहाँ पे दिया गया है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है बताइएगा। याद रखिएगा, आर्य सातवाहन वंश से। आर्य सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? यानी खरोष्टी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर। ठीक है, चलिए आगे हम नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुस्तक कौन सी है, कौन मानी जाती है? यानी यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे प्राचीन स्मृति में, यानी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनु स्मृति है। क्या है? मनु स्मृति है। ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किससे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किससे कहा जाता है? याद रखिएगा, मनु स्मृति को बोलते हैं। मनु स्मृति को बोलते हैं। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है बताइएगा। तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो किस ग्रंथ में बोला गया है? तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 800 यानी 8,800 श्लोक थे और इनका नाम जैन संहिता था। महाभारत का नाम जैन संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़ाकर 24,000 श्लोक हो गए और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत साहगरी
संहिता के या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? आगे जो है पुरालेख पुरालेख विधा से पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन बोलते हैं इसको। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अवशेषक किसे माना जाता है? किसे माना गया है बताइएगा। पुरावशेष का महानतम अवशेषक किससे माना गया है? तो याद रखिएगा डार्विन को। डार्विन को। इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था यानी पढ़ा था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था बौद्ध धर्म का, नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा। चलिए आगे जो देखते हैं, आगे आपके स्क्रीन पे है और काफी है। यहाँ पे दिया गया है प्रमुख अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख व शासक। चलिए यहाँ पे अभिलेख है, यहाँ पे शासक दिया गया है। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सब है, तो सिंपली याद रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय। एहोल पुकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख किसका है? तो गौतम बलश्री। गौतम बलश्री को। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दामन को। रुद्र दामन को। प्रागप्रस्ती अभिलेख प्रागप्रस्ती स्तंभ अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त को। समुद्र गुप्त का है, याद रखिएगा। चलिए मंदोर अभिलेख मलवा नरेश यशो वर्मन को। मलवा नरेश यशो वर्मन को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। और देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त का है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है बौद्ध धर्म लेख से बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल का। शुंग काल की। बौद्ध स्कंद लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो शिव की में। शिव की में ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किया है, वर्णन किया है, याद रखिएगा। अरबी भाषा के पुस्तक किताब ओ हिंद की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा अल-बरूनी ने। किसने किया? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद का रचना किसने किया? अल-बरूनी ने। किताब क्या है? किताब उल हिंद का रचना किसने किया? अल-बरूनी ने किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यानी मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता भारत के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो याद रखिएगा किसे की नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा पांड्य राज की। पांड्य राज की याद रखिएगा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? याद रखिए शुंग वंश के। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको लेखक है, समय है और उसकी रचना है। लेखक, समय, उसकी रचना है और यहाँ पे यात्रा वृत्तांत है। फयान समय 399 से 414 ईस्वी में आया था। भारत का दशा का विवरण इसकी है, जो रचनाएं है। और ये जो आया था ये फयान, यह प्रथम चीनी यात्री था। चलिए यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, ये प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा किया था। इस गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौरी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद यानी राजमहल को देव निर्माण बताया। अगर आपका क्वेश्चन बने कि किसके काल में फयान
जो भारत का यात्रा किया था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, ह्वेन संघ के बारे में बताइएगा। ह्वेन संघ जो आया था समय, ह्वेन संघ आया था 629 से 645 तक। ठीक है, ये रहा। इसकी जो रचनाएं हैं सीयू की इसकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं किसके दरबार में आया था। ह्वेन संघ सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेन संघ ने हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूति विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा, सांख्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाने लगा। इसे कई नाम देने लगा। ठीक है, यानी ह्वेन संघ सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और ह्वेन संघ को क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, सांख्य मुनि बोलते हैं, नीति का पंडित कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो देखते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इति सिंह के बारे में बताइएगा। इति सिंह जो है 673 से 675 इसका समय है, और इसकी जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। यह चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नरत रहा। ठीक है, चलिए इतना है, और इतना काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक हम देखेंगे पाषाण काल देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या देखेंगे? पाषाण काल देखेंगे, और इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, वह ऑब्जेक्टिव जितना भी बनेगा हम बनाकर आपको यूट्यूब पर डालेंगे। यूट्यूब जो पोस्ट होता है, पोस्ट में जाइएगा। चलिए हम बता देते हैं आपको। ठीक है, सिंपली क्या कीजिएगा, चैनल पर आइएगा। ठीक है, चैनल पर आने के बाद आपको यहाँ पे हम चैनल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे की ओर आइएगा, और यहाँ पे नीचे की ओर आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, यहाँ पे वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, और यहाँ पे पोस्ट दिख रहा होगा, यहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डालेंगे, जो आज के वीडियो में हमने एनसीईआरटी के क्लास 1 में जो देखे थे, उसका ऑब्जेक्टिव हम बना के हम पोस्ट में डाल देंगे। जो आप रात्रि के समय अगर मतलब सोने जा रहे हैं तो ये एक नज़र देख के आप सो जाइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर पोस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आ गया। ये सबको आपको जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन सब है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो मुद्रित नीति जारी करता है, तो कौन हो जाएगा, तो आरबीआई आपका हो जाएगा। आरबीआई हो जाएगा। सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है आरबीआई का। तो यहाँ पर अगर सही होगा तो यहाँ पे सही का टिक होगा, अगर गलत होगा तो यहाँ पे गलत का टिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतने पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो जय हिंद जय भारत।